अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में अब इलेक्शन में 4 दिन रह गए हैं और अभी तक जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में किस तरह इलेक्शन होंगे ये किसी की समझ में नहीं आता। आगे इस पे मैं आपको रिपोर्ट पूरी देता हूँ। फिल वक्त मैं 2-3 खबरें आपके साथ शेयर करूँगा कि ये खबर आई है कि आतिफ असलम पाकिस्तानी सिंगर को भारत की बॉलीवुड में वापस मौका दिया जा रहा है गाना गाने के लिए। तो मैं सिर्फ आतिफ असलम की 6 अगस्त 2019 की ये ट्वीट आपके साथ शेयर करूंगा। 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था ना, तो 6 अगस्त को इसने किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सफ़र पे जा रहा हूँ, हज करने जा रहा हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ अपने फैंस, फैमिली, फ्रेंड्स से अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो। और मैं कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसको कंडेम करता हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो मासूम कश्मीरी हैं उनकी ज़िंदगियों पे जो अल्लाह रहम करे। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें आतिफ असलम ने, अब मैं रिसर्च करने बैठूंगा तो काफ़ी चीज़ें निकलेंगी। यही राहत अली ख़ान का है, यही आतिफ असलम का है। और इनको हम बॉलीवुड से इतना पैसा मिल जाता है एक फिल्म से या एक प्रोग्राम से, जितना ये पूरा साल नहीं कमा सकते बाकी पूरी दुनिया में मजदूरी करके। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिर्फ आप तक खबर पहुंचानी थी। दूसरा ये है कि इमरान खान को चौथे केस में सज़ा हुई है। लगातार आजकल रोज़ सुबह उठो तो पहली खबर ही इमरान खान को सज़ा होने की होती है। 14 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा, अब 7 साल की सज़ा हुई है। ये 1400 साल की हिस्ट्री जो इस्लाम की है, इसमें पहला केस है जिसमें किसी को निकाह, शादी के ऊपर सज़ा हुई है। अब ज़ाहिर है ये तो हम भी कहते रहे हैं कि बग़ैर इद्दत के, अब ज़ाहिर है इस्लाम में देखें कुछ ना कुछ तो नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जिसको आपने फॉलो करने हैं। एक औरत की तलाक होती है, उसके बाद उसको इद्दत का पीरियड पूरा करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो तलाक हुई भी नहीं थी और शादी हो गई थी। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करने हैं। स्पेशली आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे शरिया का मतलब सबके ऊपर हावी होती है, और फिर वहाँ के आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो अगर आप ही फॉलो नहीं करोगे, वैसे ही इनके ऊपर काफ़ी केसेस हैं, जैसे बगैर शादी के बच्चा पैदा करना और कई चीज़ें हैं। इस्लाम का नाम पाकिस्तान में सारे यूज़ करते हैं। जैसे कि नवाज शरीफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने जलसों में इस वक्त कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ को वोट दिया तो जन्नत पक्की। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान पूरा इस्लाम का टोकरा लेकर सर पे जलसे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो तुम लोगों को जहन्नम में जाना पड़ेगा, हमारा वोट हमारा है और अगर हमें ना दिया तो ये तुम लोगों को भारी पड़ेगा और तुम लोग काफिर हो जाओगे। और जिसको जो मर्जी आ रही है इस वक्त इस्लाम बेच रहे हैं। लेकिन इमरान खान को 14 साल, 10 साल, 7 साल की सज़ा हो गई है। उसकी बीवी पीरनी फकीरनी को भी 14 साल और 7 साल की सज़ा हो चुकी है। अभी तो और बहुत सारे केसेस बाकी हैं जिसमें 9 मई का केस इसको सज़ाए मौत तक ले जा सकता है। ये और बात है कि इलेक्शन ख़त्म हो जाए, नई सरकार बन जाए, फिर इसको रिलीफ मिल जाएंगे, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये सारे सज़ाएं ख़त्म कर देगी। लेकिन फिल वक्त इसको इलेक्शन से दूर रखना सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि वोटर्स बहुत ज़्यादा पीटीआई के लिए नज़र आ रहा है कि पीटीआई के लिए बाहर निकलेंगे। अजीज़ दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 के लिए पाकिस्तान को 5 रिस्क बताए हैं जो पाकिस्तान फेस कर सकता है 2024 में। इकोनॉमिक तबाह, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। एनर्जी सप्लाई यानी पेट्रोल, गैस, डीजल वगैरह की सप्लाई बहुत शॉर्ट हो जाएगी। वेदर के हवाले से मौसमी डिज़ास्टर बहुत बड़ा पाकिस्तान में आ सकता है। पाकिस्तान में महंगाई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान फैला रहा है, जैसे कभी कह रहा है भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, कभी कह रहा है कि तालिबान ये कर रहा है, तालिबान वो, कभी ईरान तो कभी या इज़राइल। तो जिस तरह की ये चीज़ें चला रहा है, ये सब चीज़ें, ये टॉप 5 रिस्क
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे में आइडेंटिफाई किया गया है। महंगाई की जहाँ तक बात निकली है तो पाकिस्तान ने जो ख़ास दवाइयाँ, जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, उन 146 इनके ऊपर भाव बढ़ा दिए हैं और ये भाव 25% से लेके 125% तक बढ़े हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने पेट्रोल बम भी गिराया है और 13 रुपया 55 पैसा फी लीटर पेट्रोल बढ़ाया है भाव। अजीज दोस्तों, इलेक्शन के हवाले से अगर देखें ना तो बम धमाके लगातार हो रहे हैं पाकिस्तान में। पिछले एक हफ्ते में कोई 13 से 14 बम धमाके हो चुके हैं। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिस के पास एक बम धमाका हुआ। कोई मरा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी एक शॉपर में बम धमाके की चीज़ें रखी हुई थी और वो फिर फटा है और काफ़ी अफरा तफरी फैली है। 88 कैंडिडेट मर चुके हैं। इस इलेक्शन के 88 कैंडिडेट अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं इलेक्शन से पहले ही। ये एक और सूरत हाल है। 25% कैंडिडेट्स ने अपने पेपर वापस ले लिए, अपनी नॉमिनेशन वापस ले लिए, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर, उनके ऊपर धौंस, उनके ऊपर धमकी। जैसे सनम जावेद बेचारी को पेपर वापस लेने पड़े। हालांकि मजबूरन में इनको बेचारे कह रहा हूँ, पीटीआई वाले बेचारे होते नहीं हैं। आपने जब इमरान खान का दौर था और जब इमरान खान को हटाया गया, इसके बाद जो शुरू के 2-3 हफ्ते थे, इनमें आपने इनकी बदतमीजी देखी थी। पाकिस्तान की, अब मैं कहता हूँ दुनिया की हिस्ट्री में इतने बदतमीज किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स नहीं आए जितने इमरान खान के यूथिये थे। तो इनको बेचारा कहना, लेकिन बहरहाल अब इस वक्त ये लोग टारगेट पे हैं। और एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मैं समझता हूँ कि जो भी है, इन लोगों ने बदतमीजी की। कानून इनके साथ अगर इंसाफ से करे, जो सज़ा दे, वो समझ में आता है। ये तो इंतकामी कार्रवाई है, ये तो बदला लेने की एक तरह से वो है कि पाकिस्तान आर्मी इसी तरह करती है। आज नवाज शरीफ दूध का धुला हो गया है, इमरान खान मुजरिम हो गया है। कल इमरान खान दूध का धुला था और ये मुजरिम नवाज शरीफ था, भागना पड़ा, सज़ा भी हुई थी। वही जो नवाज शरीफ के साथ होता रहा है, यही इमरान खान के साथ हो रहा है। तो वक्त का खेल है। ये जो शादी की केस आज आया है, तो क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना था, इसके पहले ये शादी का केस नहीं बनता? तो आपने उसको 4 साल हुकूमत दी, मज़े से सब कुछ किया। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि ज़बरदस्ती के केस बनाए जाते हैं। और हमने भाई साहब 30 साल इस पॉलिटिक्स का नज़ारा किया है। एमक्यूएम में थे तो हम शुरू से पॉलिटिकल फैसलों को देखते थे। एज ए पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनेशनल विंग के कोऑर्डिनेटर होता था मैं। तो जितनी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी, इलेक्शंस होते थे, उनमें बाकायदा मैं मौजूद होता था। मुझे याद है 1997 में जब इलेक्शन थे तो हैदराबाद सिंध के जो 4 प्रोविंशियल असेंबली के कैंडिडेट थे, उनके इंटरव्यूज़ मुझे दिए गए थे। मैं लंदन में, हमने ऑपरेशन रूम बनाया हुआ था, उसमें सब एक एक फ़ोन लेके बैठे होते थे। मैं भी ज़मीन पे फ़ोन रख के, वो जो बटन वाला फ़ोन होता था और स्पीकर ऑन होता था, और वहाँ पे जो हैदराबाद में कैंडिडेट्स थे उनके इंटरव्यू कर रहा था। फिर 97 के इलेक्शन के बाद जब एमक्यूएम की ज़रूरत पड़ी नवाज शरीफ को, तो चौधरी निसार जो कि बाद में होम मिनिस्टर बना था, तो वो भी आता था लंदन एमक्यूएम के ऑफिस में। मुस्लिम लीग नून के डेलीगेशन के साथ जो मीटिंग होती थी वो हम कंडक्ट करते थे और हम देखते थे सारी चीज़ें। हमें पता है कि किस तरह क्या चीज़ें हैं। नवाज शरीफ कैसे भूल रहा है कि 3 बार इसको इस्टेब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, और 3 बार आर्मी ने ही गंदा करके निकाला। इमरान खान को इसके सामने क्या था इमरान खान, और इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आर्मी ने। बाद में इमरान खान का क्या हाल किया। नवाज शरीफ को शायद सबक हासिल नहीं हो रहा। अब फिर वापस नवाज शरीफ इनके कंधे पे सवार होकर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। तो या तो फिर इस उम्र में अब नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि अब हम बगावत नहीं करेंगे, जैसे ये कहेंगे कि उल्टे लेटो, सीधे लेटो, करवट पे लेटो, ऐसे हम लेटेंगे और ये हमारे ऊपर जो करना चाहें करें, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बना दे। तो फिर समझ में आता है कि वो डील करके आया है। वरना इस वक्त पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया इन्होंने।
और 2 बार बेनज़ीर भुट्टो भी पाकिस्तान आर्मी से डील करके ही बनी थी। 1988 में जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी उस वक्त भी डील हुई थी। फॉरेन मिनिस्टर उसको अपना नहीं लगाने दिया गया क्योंकि अफगान वार पीक पे थी। अफगानिस्तान में सोवियत विड्रॉल हो चुका था, सोवियत यूनियन भी तकरीबन टूट चुका था, लेकिन सिविल वार चल रही थी, तालिबान लॉन्च करने की तैयारी हो रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी तालिबानों की। तो बेनज़ीर भुट्टो को लाया गया। तो साहबजादा याकूब खान जो कि ज़ियाउल हक का फॉरेन मिनिस्टर था, उन्होंने शर्त रखी थी कि वो फॉरेन मिनिस्टर होगा। इसके अलावा 5 इश्यूज़ दे दिए गए थे कि ये 5 इश्यूज़ आप टच नहीं कर सकती बीबी। और वो 5 इश्यूज़ में कश्मीर था, रिलेशनशिप विद इंडिया था, अफगान पॉलिसी थी, न्यूक्लियर पॉलिसी थी, ये सब नहीं करने दिए थे। डील करके आई थी, फिर 93 में भी वापस डील करके आई। उस वक्त भी बेनज़ीर भुट्टो को होम मिनिस्टर रिटायर्ड आर्मी जनरल नसीरुल्लाह बाबर दिया गया था कि ये आपका होम मिनिस्टर होगा। उस वक्त भी की इश्यूज़ में बेनज़ीर भुट्टो को बोलने की इजाज़त नहीं थी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आज नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान आर्मी के जूते चाट रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें। तो इनको पता है कि असल पावर तो आर्मी की ही रहेगी। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये इस वक्त इलेक्शन के हवाले से सिचुएशन है। बलूचिस्तान में भी इलेक्शन के हवाले से रोज़ बम धमाके हो रहे हैं। कोयटा, नौशकी, डेरा बगटी, पंजगोट डिस्ट्रिक्ट में बम धमाके एक ही दिन में, एक ही वक्त में हुए। और इलेक्शन के प्रोसेस को सबोताज किया जा रहा है। और अज़ीज़ दोस्तों, अब बात आई है बलूचिस्तान की। तो अज़ीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान का हाल बहुत ख़राब है। ये महारंग बलोच, डॉक्टर महारंग बलोच ने एक मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इशू किया है। आपके सामने 1 मिनट की वीडियो रखूँगा। Systemic genocide from decades, where thousands of Baloch are enforcedly disappeared, and while thousands have been killed by the state of Pakistan, and you keep your silence, you have kept your silence against this genocidal policies. Look at those peoples. These all are the victims of Pakistani state atrocities. They all want you to act on upon your human rights. If there is a humanity left in this world, then you must come and intervene. You must ask the terrorist state of Pakistan that how they are exploiting Baloch resources, how they are killing the innocent Baloch people, how they have deprived us on our fundamental rights, right to live, right to freedom of expression. We want you to listen us. We want you to you want you to stop this silence. We want you to give us coverage. Our peoples are dying because of the Pakistan. अजीज दोस्तों, अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मच में, बलूचिस्तान में, बोलान के इलाके मच में बलूचिस्तान के सरमचारों ने पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ज़बरदस्त हमला किया था। उसके बारे में इनकी प्रेस रिलीज़ आई है कि ऑपरेशन बोलान में 385 सरमचारों ने हिस्सा लिया और 78 फौजी मारे गए पाकिस्तान आर्मी के। बलोच लिबरेशन आर्मी की ऑपरेशन बोलान 29 जनवरी से 31 जनवरी तक 2 दिन तक जारी रहा और इसके बाद तबाही मचाने के बाद ये वापस आ गए। 385 सरमचारों ने हिस्सा लिया, जिसमें 12 सुसाइडर भी थे। फिदाई यूनिट मजीद ब्रिगेड इस वक्त बहुत हाईलाइट पे है, बहुत नज़रों में आ गया है। उसमें 12 इनके फिदाइन थे। फिदाइन मीन सुसाइडर्स हैं। और फत्ता स्क्वाड, स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग भी था। 29 जनवरी 2024 की शाम को ऑपरेशन शुरू हुआ और रात के 9 बजे शुरू हुआ, जो 2 दिन तक जारी रहा। इसके बाद 31 जनवरी 2024 को शाम 7 बजे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सीनियर कमांड काउंसिल ने ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान किया और सबको ऑर्डर किया गया कि वापस अपने अपने बेस कैंप में पहुंच के रिपोर्ट करें। इस
ऑपरेशन के दौरान BLA के कर्मचारियों ने मच शहर समेत 70 किलोमीटर के रेडियस का इलाका मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसमें NH 65 की अहम रोड भी शामिल थी। ऑपरेशन दर्राए बोलान के दौरान मजमूई तौर पर दुश्मन यानी पाकिस्तान आर्मी के 78 फौजी मारे गए, जिसमें 45 FC एहलकार थे, फ्रंटियर कोर के एहलकार थे। मच शहर में ऑपरेशन के पहले 3 घंटों के दौरान हलाक किए गए 10 FC एहलकार पीर गैब बोलान के मुकाम पे एक फ़ौज कैंप में हमले में हलाक किए गए। 4 FC एहलकार एक फ़ौजी कन्वाय पे गोकरत मच के मुकाम पे हमले में और 12 रेगुलर आर्मी के 30 और फौजी मुख्तलिफ हमलों में मारे गए। अजीज़ दोस्तों, मच के इलाके में जो पाकिस्तान आर्मी की दुर्गत बनी है ना, वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान इस वक्त बलूचिस्तान के हवाले से किस तरह परेशान है। अजीज़ दोस्तों, पिछले साल 2023 में हमने देखा कि आखिरी 6 महीने में KP में और फाटा के इलाके में पाकिस्तान आर्मी का हाल ख़राब था और TTP और पख्तून मुजाहिदीन पाकिस्तान आर्मी के ऊपर मुसलसल हमले कर रहे थे, तो बलोच थोड़ा कम था मामला। अब इस वक्त बलोच टोटल हाइप पे हैं और बलोच सिविलियन जैसे डॉक्टर महारंग बलोच मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज़ को लेकर बड़े से बड़े प्रोटेस्ट कर रही हैं और लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। बलोचिस्तान के ऑल इन ऑल सब इस वक्त एक पॉइंट पे आ चुके हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, कि वो अब पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। जैसे कि आप ये देखें, पाकिस्तान फेस सेविंग के लिए सारा इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी ईरान पे, कभी भारत पे, कभी अफ़गानिस्तान पे। अब जैसे हमारा ये मुमताज़ बलोच है जो पाकिस्तान की फॉरेन स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, देखें इस वक्त कितना इन्होंने प्लानिंग से प्राइम मिनिस्टर का पपेट प्राइम मिनिस्टर अनवारुल काकड़ जो है वो है पठान लेकिन बलूचिस्तान से है। चीफ जस्टिस भी जस्टिस फाइज ईसा बलोच नहीं है लेकिन बलूचिस्तान से है। इस तरह अब ये मुमताज़ बलोच एक ऐसा नाम दे दिया है कि बस वो बलूचिस्तान। होम मिनिस्टर भी सरफराज बुगटी को बनाया था बलूचिस्तान का, फिर वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए रिज़ाइन किया उसने। तो एक साजिश के तहत तो मुमताज़ बलोच रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उसमें वो कह रही हैं कि अफ़गानिस्तान इमीडिएटली हमारे टेररिस्ट जो अफ़गानिस्तान में छुपे बैठे हैं वो हमारे हवाले करे। इसको क्या कहते हैं? कारमा। यही चीज़ भारत कितने अरसे से, कितने सालों से कह रहा है पाकिस्तान को कि हमारे टेररिस्ट तुम्हारे मुल्क में छुपे हैं, वो तुमने पनाह दी हुई, वो हमारे हवाले करो, तो पाकिस्तान डिनाई करता था। आज पाकिस्तान को कारमा का एहसास हो रहा होगा जब पाकिस्तान ये डिमांड अफ़गानिस्तान से कर रहा है। इसी तरह ईरान ने मिसाइल मार के सारी पोलें खोल दी कि भाईचारा उम्मा शुम्मा सब ख़त्म हो चुका है। उस पर भी पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत के कहने पे ईरान ने हमला किया। अब ये इनका डिमांड है और ये कह रहे हैं अफ़गानिस्तान को कि टेररिज्म तुम जो कर रहे हो ना पाकिस्तान में, वो इंडिया के कोऑपरेशन से कर रहे हो। यानी मुसलमान उम्मा कहाँ गई भाई? तालिबान आपने बनाई, आज वो तालिबान इंडिया के इशारे पे कैसे चल रही है? ईरान के साथ आपके सदियों पुराने ताल्लुकात हैं, ईरान आज क्यों भारत के इशारे पे चल रहा है? और सबसे बड़ी बात कि भारत को ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी तो जिस भारतीय से बात होती है वो कहता है कि यार पाकिस्तान खुद अपनी मौत मर रहा है, हमें क्या ज़रूरत है हम पाकिस्तान के मामले में कुछ बोलें भी। पाकिस्तान को सबसे बड़ी जलन इस बात की है कि भारत पाकिस्तान को कोई औकात ही नहीं दे रहा, पाकिस्तान को कोई इग्नोर ही कर रहा है, बिल्कुल जैसे कोई है ही नहीं। पाकिस्तान
एक ज़माना था कि भारत में पाकिस्तान का एक फोबिया होता था। कांग्रेस सरकारें पाकिस्तान पाकिस्तान चल रहा था और आम आदमी भी डरा हुआ रहता था पाकिस्तान से। आज भारत ने बिल्कुल पाकिस्तान की 2% की औकात छोड़ दी है। पाकिस्तान अब किसी काबिल रहा ही नहीं है। तो पाकिस्तान को ज़्यादा जलन इस बात की है। तो अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान तकरीबन पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए कहीं ना कहीं बलोचों को किसी फॉरेन कंट्री की मदद की ज़रूरत होगी। इसके बगैर बलूचिस्तान की आज़ादी मुमकिन नहीं है। ये बात जहन में रखिएगा। हमें चाहिए कि हम भारत, अमेरिका, यूरोप इन सब पे प्रेशर डालें और इसके लिए बलूचिस्तान की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बलोच एसोसिएशन बलोच अमेरिकन कांग्रेस जो है, जो वॉशिंगटन में बेस्ड है, उसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ताराचंद बलोच। इन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ख़त लिखा है, तफसील से उसमें बताया है कि किस तरह 6 महीने से पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग ऑफ बलोच पीपल और इनफोर्स डिसअपियरेंसेस हो रही हैं, और उस हवाले से अमेरिका से कहा गया है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें। तो आम आदमी भी अगर ट्विटर, फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब के ज़रिए अवेयरनेस फैलाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वो करेंगे, फैलाएंगे हम, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान की आज़ादी में हम भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकें। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।